नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। घर में हल्की सी खामोशी थी, सिर्फ रसोई से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। आशा जी अपने कमरे में पलंग पर लेटी हुई थी। आंखें बंद थी लेकिन नींद अभी कोसों दूर थी। दिन भर की हलचल के बाद अब मन थोड़ा शांत था पर शरीर थक चुका था। कुछ ही देर में सलोनी हाथ में एक ट्रे लिए कमरे में आई। ट्रे पर बादाम केसर वाला गर्म दूध रखा हुआ था। एक गिलास माँ के लिए और एक संजय के लिए। ट्रे की खूबसूरती से भी ज़्यादा सलोनी के चेहरे की मुस्कान सजीव लग रही थी। माँ जी, ये आपने आपके लिए बादाम वाला दूध लाई हूँ, नींद अच्छी आएगी, उसने कोमल स्वर में कहा। आशा जी ने आंखें खोली और मुस्कुराई। तू तो जैसे मेरी हर ज़रूरत बिना कहे ही समझ जाती है। पीछे से संजय भी कमरे में आ गया। उसने झट से ट्रे से अपना गिलास उठाया और बोला, वाह क्या खुशबू। और बोला, वाह क्या खुशबू है सलोनी, तुम तो दिन ब दिन माँ जैसी बनती जा रही हो। सलोनी ने हंसते हुए जवाब दिया, सास को देखकर ही तो सीखा है सब कुछ। आशा जी ने गिलास हाथ में लिया। दूध हल्का गर्म था, ऊपर केसर की 2-3 पतली लकीरें तैर रही थी। एक घूंट भरते ही वो हल्का सा रुकी। स्वाद आज कुछ अलग सा लग रहा था। मीठा जरूर था पर कुछ तो अजीब था। बहू, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसका स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है आज। संजय तुरंत बोला, माँ ये तुम्हारा रोज का डायलॉग है, कभी ज़्यादा मीठा, कभी कम मीठा, कभी ज़्यादा केसर। अब आप चुपचाप पूरा दूध पी लीजिए, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कुछ नया ट्राई किया है माँ जी, थोड़े भुने हुए बादाम पीसकर डाले हैं आज, शायद उसी का स्वाद अलग लग रहा होगा आपको, पर नींद बहुत अच्छी आएगी। आशा जी मुस्कुराई और फिर से चुपचाप धीरे धीरे पूरा दूध खत्म कर दिया और गिलास को पास की छोटी मेज पर जैसे ही रखा। सलोनी ने झुककर गिलास उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी आपके सिरौने पानी का मग रख देती हूँ, दवा ले लीजिएगा। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही संजय ने बीच में बोलते हुए कहा, माँ को कोई दवा मैं दे दूँगा, रहने दो सलोनी, तुम जाकर अपना रसोई का काम पूरा कर लो। उसका लहजा बहुत सामान्य था मगर उसमें एक अपनापन और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। सलोनी एक पल को चुप हुई, फिर मुस्कुरा कर सिर हिलाया, ठीक है मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। वो ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। कमरे में जब अब सिर्फ संजय और उसकी माँ रह गए। संजय ने माँ के पास आकर उसके पैरों के पास बैठते हुए कहा, माँ सलोनी आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है तुम्हारे लिए, तुम बस आराम किया करो, बाकी सब वो संभाल लेगी। फिर उसने सिरहाने रखी दवा उठाई और प्यार से माँ की हथेली में रख दी। लो माँ, दवा खा लो और फिर सो जाओ आराम से, मैं यहीं हूँ पास में। आशा जी ने बेटे की आंखों में देखा, उसके सिर्फ स्नेह और अपनापन था। उन्होंने दवा ली, पानी पिया और फिर चुपचाप तकिए पर सिर रख कर आराम करने लगी। संजय ने उठकर कमरे की लाइट धीमी कर दी। खिड़की से आती चांदनी अब जरा और साफ दिखने लगी थी, लेकिन उस चांदनी की ठंडक में भी अब कुछ हल्की सी बेचैनी घुलती जा रही थी, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था, बस एहसासों में था। और फिर अब आशा जी को नींद आ गई, पता नहीं चला। कड़कड़ाती सुबह थी, खिड़की से हल्की धुंध अंदर आ रही थी और पूरे घर में ठंडी हवा की एक नमी सी पसरी हुई थी। दीवार की घड़ी में सुइयां 7:30 के पास थी जब आशा जी की नींद खुली। उसके हाथ ठंड से ठिठुर रहे थे लेकिन चेहरे पर एक अलग सी ताजगी थी। जिन्होंने धीरे धीरे रजाई हटाई और पैरों को जमीन पर रखा तो ठंडी टाइल्स का स्पर्श जैसे सीधा नसों तक जा पहुंचा। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, क्यों ना बेटे बहू के लिए आज मैं ही चाय बना लूँ। उन्होंने अपनी ऊनी शॉल ओढ़ी और नर्म कदमों से रसोई की ओर चल पड़ी।
घर अभी पूरी तरह शांत था, सिर्फ दीवार की घड़ी की टिक टिक और कभी कभी दूर से आती किसी गाड़ी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रसोई में जाकर उन्होंने गैस जलाई और पहले पानी रखा, फिर अदरक और इलायची की तैयारी की में जुट गई। अदरक कूटते हुए उन्हें उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में अजीब सी गर्माहट थी। सलोनी को हल्की मीठी चाय पसंद है और संजय को तेज अदरक वाली, उन्होंने खुद से कहा और हल्का मुस्कुरा दी। धीरे धीरे रसोई में चाय की खुशबू भर गई। चूल्हे की आंच और चाय की भाप ने जैसे उस सर्द सुबह में थोड़ी गर्मी भर गई थी। इधर बिस्तर पर सलोनी ने करवट बदली, चाय की खुशबू उनकी नाक तक पहुंची तो उसकी आंखें खुल गई। रजाई से हाथ बाहर निकालते हुए बुदबुदाया, इतनी तेज खुशबू, चाय किसने बनाई? वो उठी और धीरे से कमरे से बाहर झांका। रसोई में आशा जी शॉल ओढ़े खड़ी थी और बड़े प्यार से चाय बना रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी होकर उन्हें देखती रही। तभी आशा जी ने पीछे देखे बिना कहा, सलोनी बहू उठ गई? देखो आज मैंने चाय बनाई है, ठंड बहुत है ना। अच्छा ऐसा कर संजय को भी उठा दे। आशा जी जैसे ही चाय डालने लगी पर उसके हाथ थरथरा रहे थे। उन्होंने सलोनी को आवाज़ दी, बहू चाय तो बन गई है, बस जरा तू कप में डाल दे। संजय को गरम गरम चाय देना है, और हाँ मेरे लिए सिर्फ आधा कप ही डालना। अब ज़्यादा चाय नहीं पी पाती हूँ मैं, उतना भी पीने का मन नहीं करता। सलोनी ने चुपचाप बिना कुछ कहे कप उठाए और चाय डालने लगी, लेकिन उस पल माँ की आवाज़ में जो थकान और ममता का मेल था वो किसी के भी दिल को छू सकता था। संजय अभी कमरे में ही था। उसने माँ की ओर देखा, कांपते हाथ, और फिर भी बेटे को गर्म चाय देने की चिंता। वो कुछ पल उन्हें देखता ही रह गया। चाय का कप लिए आशा जी धीरे से संजय की ओर देखा और कहा, बेटा क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले जा सकता है? संजय ने चौंकते हुए माँ की ओर देखा। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ आपको? वो कुछ और पूछता उससे पहले ही आशा जी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे कुछ भी नहीं हुआ है तेरी माँ को, बस 3-4 दिन से सिर में हल्का दर्द हो रहा है और सोचा डॉक्टर से दवा ले लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी, इनके पास वैसे भी बहुत कम रहता है। इतना सुनते ही संजय का चेहरा तन गया। वो दृढ़ स्वर में बोला, लेकिन सलोनी मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आशा जी ने बात को संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही कह रही है बहू, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। ये तू सलोनी थोड़ा सा मुस्कुरा दी, लेकिन दोस्तों सलोनी की मुस्कुराहट के पीछे क्या था? शायद वो सच जो अभी किसी को नहीं पता था। दोपहर का समय था, हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी और हवाओं में अब भी ठंडक बाकी थी। आशा जी और सलोनी डॉक्टर से दवाई लेकर घर लौट चुकी थी। घर तो आ गए थे, लेकिन आशा जी के मन में अभी बेचैनी बनी हुई थी। रह रहकर डॉक्टर की वो बात उनके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी। जब उनका चेकअप हो चुका था और वे बाहर इंतजार कर रही थी, तभी सलोनी डॉक्टर के कमरे में अंदर गई थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। तभी आशा जी के कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप बस वैसे ही दवाई खिलाती रहना, लेकिन ध्यान रहे इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो आवाज़ डॉक्टर की थी। आशा जी सन्न रह गई। उन्होंने सिर झुका लिया। मुझ कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या उन्होंने सच में यही सुना या उनका वहम था? उनके दिल ने कहा, नहीं सलोनी ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग अब सवालों से भर गया था। वो मन ही मन सोचती थी, अगर वो मेरा बुरा चाहती तो मेरी सेवा क्यों करती है? फिर वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं ही पागल हो गई हूँ। शायद मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन दिल तो मान रहा था, दिमाग उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कहीं कोई बात तो ज़रूर थी जो धीरे धीरे खुलने वाली थी।
शाम का वक्त था। जैसे ही संजय घर आया उनकी आंखों में खुशी की चमक साफ झलक रही थी। उसने सीधे माँ के कमरे की ओर रुख किया। अंदर जाते ही मुस्कुराते हुए बोला, माँ बताओ मेरे हाथ में क्या है। आशा जी कुछ कहती उससे पहले ही सलोनी वहाँ आ गई। उसकी नज़र संजय के हाथ में पड़े छोटे डब्बे पर पड़ी और वह चौंकते हुए बोली, अरे वाह इतनी सुंदर, और वो भी सोने की झुमकियाँ, क्या मेरे लिए है। संजय मुस्कुरा कर बोला, नहीं ये मेरी माँ के लिए है। देखो ना माँ, जैसे आपको पसंद है मोटी मोटी झुमकियाँ, बिल्कुल वैसे ही लाया हूँ। आशा जी ने झुमकियों को बड़े प्यार से हाथ में लिया। आंखों में नमी और मुस्कान दोनों थी। माँ बताओ ना कैसी लगी। संजय की बात सुन आशा जी बोली, बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन ये तो बहुत महंगी लग रही है। संजय ने तुरंत कहा, माँ आपके सामने इसकी क्या कीमत। सलोनी खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। एक महीना बीत चुका था। जनवरी की ठंडी शाम थी। आशा जी रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बगीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के झोंके उनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कोने में खड़ी अपनी बहू सलोनी पर पड़ी। वो किसी अनजान युवक से बात कर रही थी। आशा जी को हैरानी हुई। उन्होंने थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वह धीरे से बगीचे की पत्थर की बनी बेंच के पीछे छिप गई। उनका मन बेचैन हो उठा। आखिर सलोनी इस वक्त इस अजनबी से क्या बात कर रही है। तभी उस युवक ने अपनी जैकेट की जेब में से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और सलोनी की ओर बढ़ा दिया। सलोनी ने इधर उधर देखा, फिर लिफाफा लिया। लड़का वहां से जा चुका था। यह सब देखकर आशा जी का मन और भी व्याकुल हो गया। उनके मन में कोई सवाल एक साथ उमड़ने लगे। आखिर ये लड़का कौन था, इसने लिफाफा क्यों दिया, और इसमें क्या है जो सलोनी इतनी खुश हो रही है। हाँ, सब वैसा ही हो रहा है जैसे प्लान किया था। ये आवाज़ सलोनी की थी। तभी सलोनी के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर उनकी रूह कांप उठी। वो अवाक खड़ी रह गई। सलोनी फ़ोन पर बात खत्म करके वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन आशा जी अब भी उसी जगह पथराई आंखों से खड़ी थी। इतनी कड़ाके की ठंड में भी उसके शरीर से पसीने बह रहे थे। दिल बेकाबू धड़कन तेज हो रहा था। उन्होंने खुद को किसी तरह संभालते हुए कांपते कदमों से घर की ओर बढ़ी और धीरे धीरे अपने कमरे में जा पहुंची। आंखें खुली थी, लेकिन उन आंखों में अब नींद की जगह डर और संदेह था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने बेटे संजय से भी कुछ नहीं कहा। सलोनी उस समय रसोई में थी और शायद उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सास आशा जी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या सुन लिया था आशा जी ने, जिसने उनकी रूह को ही हिला दिया। क्या उनकी बहू का कोई राज है जो अब उनके सामने आ गया है। उनकी नज़र खिड़की से झांकती उस रात की कालिख पर टिकी रही, लेकिन जहन में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी जो उन्होंने सुनी थी। वही आवाज़ जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया था। थोड़ी देर बाद जब सलोनी दूध लेकर कमरे में आई तो आशा जी ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। माँ जी दूध पी लीजिए, हल्का गर्म है, सर्दी में अच्छा लगेगा। आशा जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अंदर से दुखी थी। सलोनी ने उन्हें गौर से देखा पर कुछ पूछे बिना चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही आशा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। फिर उन्होंने तकिए में मुंह छुपा लिया और चुपचाप रोने लगी। आशा जी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आधी रात तक बेचैन थी, लेकिन उसके भीतर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रजाई ओढ़े हुए बार बार करवटें बदल रही थी, जैसे शरीर को बिस्तर पर था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। दिल में एक अनकहा डर था, मन में गहराता हुआ शक, और दिमाग में सैकड़ों सवाल किसी मूक तूफान की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी
कभी वो आंखें बंद करती तो कभी अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को अनदेखा करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही शक, वही आवाज़ें, वही झलकियां आंखों के सामने घूम जाती। अचानक जैसे अंदर कोई फैसला टूट कर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखों में एक अलग ही शक्ति उतर आई। रजाई एक ओर सरका दी और धीरे से उठकर बैठ गई। उस क्षण उनकी मुद्रा बदली हुई थी। आशा जी ने अब फैसला कर लिया था, अब बहुत हो गया। उनके मन को बहुत डर लग रहा था, मगर आशा जी खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथों में वो पुरानी सी गुड़िया जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले कहीं अलमारी में रख दिया था। धीरे धीरे वो उसी से बात करने लगी। राधा देख, वो फिर आई है, वही चुड़ैल, मुझे मारेगी वो। उन्होंने एकदम मासूम सी मुस्कान के साथ गुड़िया को गले से लगाया, जैसे कोई बच्ची कर रही हो। उसी वक्त बाहर से आहट आई। सलोनी दूध लेकर कमरे के पास पहुंची और जैसे ही अंदर झांका, ठिठक गई। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो धीरे से बोली। आशा जी ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन था, साफ झलक रहा था। चुप, वो मुझे मारने आई है। तुम देख रही हो ना राधा, ये हर रात मुझे जहर देती है, वो गुड़िया से कहती रही। सलोनी खुश हो रही थी। जो वो चाहती थी अब वही हो रहा है। अब ये पगला गई है पूरी तरह। वो मन ही मन बुदबुदाई और बिना दूध दिए ही लौट गई। लेकिन उसकी बहू के चेहरे पे जरा भी रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। उधर कमरे में बैठी आशा जी ने जैसे ही उनकी परछाई जाते देखी, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ है, और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। संजय तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि किचन से आवाज़ आई। संजय, जरा देखना, माँ उठ गई क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, देखता हूँ, कहते हुए वो माँ के कमरे की ओर बढ़ा। कमरा अंदर से खुला हुआ था। हल्की सी धूप खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर संजय ठिठक गया। आशा जी जमीन पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना तकिया लिए उससे बात कर रही थी। नहीं, तुम मत जाना, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी जाओगी क्या? फिर अचानक रोने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो ना। संजय घबरा गया। माँ, माँ, क्या कर रही हो आप? क्या हुआ आपको? आशा जी ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही न पा रही हो। फिर धीरे से बोली, तू कौन है? तू भी आ गया मुझे मारने, मुझे ले जाने? नहीं, मुझे मत मारो, मत ले जाओ। माँ, संजय उसके पास झुक गया। माँ, क्या हुआ है आपको? मैं हूँ संजय, आपका बेटा। आशा जी उनकी ओर घूरती रही, फिर एक ठंडी सांस भरते हुए कहती है कि नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो मुझसे प्यार करता है। संजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी माँ को उठाकर बिस्तर पर बिठाने लगा। तभी पीछे से सलोनी आ गई, हाथ में चाय की ट्रे लिए। क्या हुआ? उनके बनावटी चिंता जताते हुए पूछा। संजय ने इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लग रहा है। माँ, मुझे पहचान नहीं रही है। सलोनी ने नज़रें झुका ली। अंदर ही अंदर उनकी मुस्कान छुप नहीं रही थी। मन में सोचा, अच्छा है, असर शुरू हो गया है। संजय माँ को रजाई ओढ़ाकर बाहर आया और सोफे पर बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। कुछ देर बाद सलोनी उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से उनका कंधा छूते हुए बोली, संजय, तुम ठीक हो ना? संजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, माँ की हालत दिन ब दिन क्यों बिगड़ती जा रही है। पहले वो बस चुप रहती थी, अब ये बड़बड़ाना, चीखना, ये सब। सलोनी ने हल्का सा सिर झुकाया, आवाज़ में सहानुभूति घोलते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था। जब से डॉक्टर ने वो दवाइयाँ दी है, तब से उनकी तबीयत और बिगड़ती ही जा रही है। शायद उन दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो। संजय चौंका। दवाइयाँ? लेकिन वो तो
तुम्ही ने दिलवाई है ना? डॉक्टर से सलोनी ने झट से बात काट दी। हाँ, लेकिन मैंने तो डॉक्टर की सलाह पर ही दी थी। वैसे भी तुम जानते हो मैं तो माँ की भलाई ही चाहती हूँ। और फिर जब संजय ने अपनी माँ को अस्पताल ले जाने की बात की तो सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं संजय, ऐसा मत करो। अगर हम माँ जी को लेकर गए तो वो उन्होंने अस्पताल में भर्ती कर लेंगे। फिर लोग बातें करेंगे कि माँ जी पागल हो गई हैं और ये सब हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। संजय ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर माँ की हालत को देखकर चिंतित हो गया। लेकिन सलोनी, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सलोनी ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब संभाल लेंगे। अभी के लिए हम माँ को घर पर ही आराम करने देते हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको अस्पताल ले जाएंगे। संजय ने सलोनी की बातों को मान लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी चिंता और असमंजस था। वो अपनी माँ के पास बैठ गया और उसके पैरों को दबाने लगा। संजय कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर दुविधा साफ थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर जो मासूमियत थी उनके पीछे किसका जहर छुपा हुआ है, कितना जहर छुपा हुआ है। वही उनकी माँ उसकी ये हालत देख मन ही मन बोली, मुझे पता है बेटा, तुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, तू बहुत चिंतित है लेकिन अपनी माँ को इस हालत में देखकर। लेकिन बेटा, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सलोनी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अपनी मासी सास गीता जी को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर खुद को सामान्य करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अरे मौसी जी, आप ऐसे अचानक खबर तो देते, मैं आपको लेने आ जाती। गीता जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर पहले बता देती तो तुझे सरप्राइज कैसे देती बहू? और ये आशा नज़र नहीं आ रही? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो तो मंदिर गई होगी। कुछ भी कहो बहू, तेरी सास में अब भी कितनी हिम्मत है, इतनी ठंड में सुबह सुबह मंदिर चली जाती है। मेरे बस की तो बात नहीं है। सलोनी कुछ कहती उससे पहले ही गीता जी बोल पड़ी, चल अब एक गरम गरम चाय बना दे बहू, जब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। तभी संजय भी वहाँ आ गया और अपनी मौसी को देखकर खुश होते हुए उनके पास आया और पैर छूते हुए बोला, मौसी जी कैसी हैं आप? आपको अचानक यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। गीता जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा याद आ रही थी तो फ़ोन ही कर लेता। संजय अभी कुछ और कहता, तभी अंदर से आशा जी की तेज चीख सुनाई दी, नहीं मत मारो मुझे। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि संजय भागता हुआ माँ के कमरे की ओर गया और पीछे पीछे गीता जी और सलोनी भी दौड़कर गई। जैसे ही गीता जी कमरे में पहुंची, अपनी बहन की हालत देखकर दंग रह गई। बिस्तर पर बैठी आशा जी कांप रही थी, आंखों में डर और चेहरे पर पसीना। गीता जी एक पल के लिए जैसे पत्थर ही हो गई। गीता जी दौड़कर आशा जी के पास पहुंची। उन्होंने झुककर अपनी बहन का चेहरा थामा और बोली, दीदी दीदी, ये तुम्हें क्या हो गया है जिससे डर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूँ तुम्हारी बहन गीता, देखो मेरी तरफ। आशा जी का चेहरा कांप रहा था, जैसे किसी डरावने सपने देख लिए हो। गीता जी ने चौंक कर संजय की ओर देखा। संजय, ये क्या कह रही है तेरी माँ? और ये सब कब से चल रहा है? संजय ने नज़रें झुका ली और फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ दिनों से माँ की हालत ऐसी होती जा रही है मौसी। कभी अचानक चीख पड़ती है, कभी रोने लगती है। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता था, लेकिन सलोनी ने तुरंत बात काटी, पर मौसी, हम कहाँ ले जाते? अगर कहीं एडमिट कर लिया तो क्या समाज नहीं कहेगा कि माँ पागल हो गई है? गीता जी की आंखें कुछ पल के लिए सलोनी पर टिक गई, पर गीता जी के मन में भी कुछ और ही था। उन्होंने आशा जी की ओर देखा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू फिक्र मत कर दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। गीता जी ने धीरे धीरे आशा जी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, दीदी
अब मैं यहीं रहूँगी। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उनके स्वर में वो अपनापन था जो केवल बहनों के रिश्ते में होता है, निस्वार्थ, मजबूत और सच्चा। पास ही खड़ी सलोनी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में एक झिझक, एक असहजता साफ झलक रही थी। अरे मौसी, आप कितने दिन के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन बस। गीता जी ने उनकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। वैसे भी अब उन्हें अच्छी देखभाल की ज़रूरत है और वो देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपनी बहन के पास ही रहूँगी उसके साथ। यह सब सुनकर पास ही खड़ा संजय, जो माँ की हालत को लेकर भीतर ही भीतर टूट रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, मौसी, आप सच कह रही हैं ना? आप यहीं रहिएगा। अब आप हैं तो मुझे बहुत राहत मिल जाएगी। मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब लग रहा है कि माँ ठीक हो जाएगी। सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मौसी, आप हैं तो हमें भी तसल्ली रहेगी। गीता जी ने संजय के कंधे पर हाथ रखा, बेटा, तुझे अपनी माँ की चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। संजय ने भावुक होकर गीता जी के हाथ पकड़ लिए और एक पल को उनकी आंखें नम हो उठी। आशा जी को नींद आ चुकी थी। गीता जी ने प्यार से बहन की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, चलो दीदी सो गई, अब उन्हें आराम करने दो। फिर उन्होंने पास खड़े संजय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तू बता, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? इसके बाद गीता जी ने एक नज़र सलोनी पर डाली, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट छुपाते हुए गीता जी हल्के व्यंग से मुस्कुराई, और बहू, तू अभी तक यहीं है तो चाय भी साथ लेकर आती ना। अभी तक नींद नहीं खुली तेरी? सलोनी ने जब तक जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, पर गीता जी की बातों में जो तीखापन था वो साफ महसूस हो रहा था। रात का समय था, घर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सादगी भरा माहौल था, लेकिन एक अनकहा तनाव अभी हवा में तैर रहा था। गीता जी आशा जी को प्यार से खाना खिला रही थी और संजय बार बार अपनी माँ की ओर देख रहा था, मानो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि माँ सच में ठीक है। उसी समय सलोनी ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी चालाकी से ढकते हुए कहा, मौसी जी, एक बात पूछूं, आपको डर नहीं लगता माँ जी के इस पागलपन से? एक पल को टेबल पर सन्नाटा सा छा गया। संजय ने अपनी थाली छोड़ दी और गुस्से में सलोनी की ओर देखा। सलोनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ ठीक है, बस कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता, और माँ मेरी पागल नहीं है। संजय की आवाज़ में अपनी माँ के लिए अपार सम्मान और गुस्सा दोनों थे। गीता जी ने भी कड़ा लहजा अपनाते हुए कहा, बहू, आज तो तुम बात मुझसे निकल गई, लेकिन आगे इससे भूल कर भी मेरी बहन को पागल मत कहना। सलोनी का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। वो सहमी हुई सी दिखने लगी, लेकिन मन ही मन उनकी चालाकी मुस्कुरा रही थी। अपने मन में वो सोचते हुए हल्के से मुस्कुराई, पागल नहीं हुई तो हो जाएगी, दवाई धीरे धीरे असर तो कर रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने जैसे खाना तो खाया, लेकिन उस रात सबके मन में कोई ना कोई खामोशी हलचल जरूर चल रही थी। फिर संजय अपनी माँ को उसके कमरे में ले गया और उसको अच्छे से कंबल उड़ाकर सुला दिया, और थोड़ी देर अपनी गीता मौसी के साथ बात करके सोने चला गया। गीता जी अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए चली गई। दरवाज़ा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गई। आशा जी ने आंखें खोली और फिर दोनों बहनों की आंखों में एक ही चमक थी। आशा जी ने धीरे से आंखें खोली और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ी। गीता जी ने बहुत धीरे से कहा, दीदी, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था। अब आगे क्या? आशा जी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बोली, अब वक्त है मेरी बहू को उसकी ही भाषा में जवाब देने का। तू बस यूं ही सब कुछ देखती रह, लेकिन सलोनी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे कुछ भी पता है। आशा जी के यह कहने के बाद दोनों की आंखें में एक ही उद्देश्य था, सच्चाई को सामने लाना और बहू की साजिश को
उजागर करना, जो एक माँ को पागल साबित कर देना चाहती थी। इसी बीच आशा जी को वो पुराना पल याद आ गया जब उन्होंने फैसला लिया था और फ़ोन किया था। गीता, तू यहाँ मेरे पास आ जा। गीता ने कहा। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? आशा जी ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ ठीक नहीं है यहाँ, और अगर तूने देर कर दी तो अपनी बहन को खो दोगी। और हाँ, ये बात किसी से मत कहना, संजय से भी नहीं। वो वैसे ही बहुत प्यार करता है मुझसे, अगर उससे कुछ भी पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। वो बहू को बहुत मारेगा। फिर आशा जी ने धीरे से गीता जी से पूछा, क्या तू कहीं से कोई गुप्त कमरे का इंतजाम कर सकती हो? यह सुनकर गीता जी ने कहा, हाँ, मैं लेकर आ जाऊंगी, तू फिक्र मत करो। अभी ये सब बातें आशा जी सोच ही रही थी कि तभी गीता जी ने कहा, दीदी बताओ ना, अब आगे क्या करना है? आशा जी ने गीता जी की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस तू कल किसी भी तरह से मुझे मंदिर ले चलो, वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और हमें जो करना है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। सलोनी अभी अभी उठी ही थी, आंखें अभी भी धुंधली थी। तभी उनकी नज़र पड़ी। गीता जी 2 कप चाय ट्रे में लेकर आशा जी के कमरे की ओर जा रही थी। सलोनी ने जरा हैरानी से पूछा, मौसी जी, क्या आपने चाय बनाई? गीता जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, अगर तुझे भी चाय पीनी हो तो रसोई में पतीली में रखी है, ले ले, और संजय को भी दे देना। हमें तो ज़रा जल्दी थी, तेरी मौजी को दवाई से पहले चाय चाहिए थी। सलोनी थोड़ी हिचकिचाई, मौसी जी, आपने तकलीफ़ क्यों की? मैं बना देती ना। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई। वो मुस्कुराता हुआ आया और मजाकिया लहजे में बोला, सलोनी, तुम्हें क्या पता मेरी मौसी की बनाई चाय में क्या जादू है? जो भी पीता है बस दीवाना हो जाता है। गीता जी ने मुस्कुराते हुए उसके पागल उसे गाल पर हल्की सी चपत मारी। ओहो, बस अब बस कर तू। चल अपनी चाय लेकर आ जा दीदी के कमरे में, सब साथ बैठकर पीते हैं। संजय ने हंसते हुए सिर हिलाया और चाय लेने चला गया और सलोनी वहीं खड़ी रह गई। हंसी और उलझन के बीच में मन ही मन सोचने लगी, अब तो हर सुबह का ये सिलसिला और मेरे लिए कुछ नया ले आएगा। चाय खत्म होते ही गीता जी ने हल्के से आशा जी की ओर देखा और फिर बोली, दीदी चलो अब तैयार हो जाओ, मंदिर भी तो जाना है ना। आशा जी ने धीरे से सिर हिलाया और उठकर बैठ गई। सलोनी जरा चौंकते हुए बोली, माँ जी, मौसी जी, इतनी सुबह सुबह मंदिर, कोई विशेष पूजा है क्या? गीता जी मुस्कुराई, बस यूं ही मन किया भगवान के दर्शन करने का, और दीदी का मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। जैसे ही गीता जी और आशा जी तैयार होकर बाहर निकलने लगी, संजय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मौसी, आपको तो पता है माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसे में आप अकेले कैसे संभालेंगी? सलोनी ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। जी मौसी जी, अगर मंदिर जाने का इतना ही मन है तो मैं भी साथ चलती हूँ। गीता जी ने संजय के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, और हाँ, तेरी माँ तो अब कुछ नहीं होगा, और बहू, तुम्हारा साथ चलना अभी ज़रूरी नहीं है। आशा जी ने भी संजय की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, संजय बेटा, आज मेरा मन है भगवान के सामने कुछ समय बिताने का, सब ठीक रहेगा, तू बस अपनी मासी पर भरोसा रख। संजय ने माँ और मासी की आंखों में झांका। वहाँ डर नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है माँ, आप लोग ध्यान रखना। फिर दोनों बहनें निकल पड़ी, लेकिन अब सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर। गीता जी ने एक ऑटो बुक किया और दोनों बहनें उसमें बैठकर मंदिर की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर गीता जी की आंखों में चिंता की लकीर थी, लेकिन आशा जी के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जब संजय ऑफिस के लिए निकल गया और घर में अब सिर्फ सलोनी अकेली थी, जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सलोनी ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया।
दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अरे आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद कैसे आई? सलोनी ने झुंझलाते हुए कहा, क्या करूँ माँ, घर के कामों से फुर्सत मिले तब तो किसी को फ़ोन करूँ, और अब ऊपर से मेरी मौसी सास भी आ गई है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, पता नहीं कहाँ से अचानक से आ टपकी। उसकी ये बात सुनते ही उधर से उसकी माँ उर्मिला जी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई, बेटा देख, जो तू कर रही है ना वो ठीक नहीं है, आखिर सास भी तो माँ होती है। माँ सलोनी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो अब आप फिर से वही शुरू मत कर देना, यही वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती, आप हमेशा उनकी तरफदारी करती रहती हैं। उर्मिला जी ने शांत होकर फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा तू जो कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। संजय तुझसे कितना प्यार करता है और तू है कि उसकी माँ को ही पागल बनाना चाहती है। अब उर्मिला जी कुछ और बोलती इससे पहले ही सलोनी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया, और उधर मंदिर पहुंचकर आशा जी और गीता जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। शांत माहौल, धूप की सौंधी खुशबू और घंटियों की मधुर आवाज़ ने दोनों के मन को एक अलग ही सुकून दिया। दोनों बहनों ने आंखें मूंद कर हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की। आशा जी ने आंखें बंद करके धीरे धीरे कहा, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है, जो भी करना सही करना, बस मेरी बहू का असली चेहरा मेरे बेटे के सामने जरूर आ जाए। कुछ देर वहां शांति से बैठने के बाद मंदिर के प्रांगण में एक कोने की तरफ जाकर आशा जी ने धीरे से गीता जी का हाथ पकड़ा और बोली, अब ध्यान से सुन, अब हमें क्या करना है मैं तुझे बताने जा रही हूँ, लेकिन जो भी होगा उसका एक एक कदम सोचना पड़ेगा, किसी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ दीदी, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूँ, जो भी करना है करेंगे, लेकिन अब तेरी चुप्पी और आंसू और नहीं देखे जाते मुझसे। गीता जी की आंखों में दृढ़ता और आवाज़ में आत्मीयता था। आशा जी ने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में पूछा, गीता ये बात तुझे याद है जब मैंने तुझे गुप्त कैमरा का बात बोला था? गीता जी ने तुरंत अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं लाई हूँ, अपने पोते से मंगवाया है, बहुत ही छोटा है और ख़ास कैमरा है, दीवार में या फिर शोपीस में भी लग जाएगा। आशा जी के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी युद्ध की तैयारी पूरी हो गई हो। बहुत अच्छा किया तूने गीता, अब बस इसे सही जगह पर लगाना है और फिर देख कैसे सब सच सामने आता है। आशा जी की बात सुनकर गीता जी थोड़ी देर चुप रही, फिर उनके चेहरे पर सवालों की परछाई उभर आई, लेकिन दीदी एक बात तो बता, तुझे कैसे पता था कि वो मुझे पागल बनाने की साजिश कर रही है? आशा जी का चेहरा पल भर में झा गया, आंखें एकदम शून्य में ताकने लगी, जैसे कोई बहुत भयानक दृश्य फिर से जहन में लौट आई हो। आशा जी फिर से धीरे बोली, गीता, उन दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, बहुत परेशान थी, तभी मैंने सलोनी को देखा, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैंने उनकी वो सारी बातें सुन ली थी। उनके शब्द गीता, उनके वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। गीता जी कुछ बोलती इससे पहले कि आशा जी ने कांपती आवाज़ में कहा, वो कह रही थी कि क्या अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में? मैं तो उन्हें रोज़ दवाई और दूध टाइम से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या जिससे ये जल्दी ही अपना दिमाग खो बैठे? और ये संजय जब देखो तब अपनी माँ माँ करता रहता है, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरा रहे, अपनी बुढ़ी माँ का नहीं। आशा जी का गला भर आया। अगर उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि फिर देर चुप रहने के बाद सलोनी ने जो कहा उसमें मेरी रूह तक कांप उठी, डर गया। गीता जी अब बिल्कुल स्तंभ रह गई थी, उनकी सांसें तेज चल रही थी। आशा जी ने आगे कहा, उसने कहा, ऐसा करो, मेरी सास को एक इंजेक्शन देकर ही मार डालो। ये सुनकर गीता जी की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच, जान से मारने की साजिश? अभी
तो ये बात भगवान भी देख रहे हैं दीदी। आशा जी ने गीता का हाथ पकड़ लिया। तू साथ है ना गीता? गीता ने कहा, हाँ दीदी, अब मैं तेरे साथ हूँ, जान तक भी दे दूंगी तेरे लिए। आशा जी ने गीता का हाथ पकड़ लिया। तू साथ है तो मुझे कोई गम नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ, जान तक भी दे दूंगी तेरे लिए। मंदिर में आशा जी गीता जी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर सुकून और रौनक दिखाई दे रही थी। तभी आशा जी बोली, चल गीता, अब उस सलोनी की सच्चाई संजय के सामने लाने का वक्त आ गया है। यह कहते ही दोनों मुस्कुराई। आज बहुत दिनों बाद आशा जी हंस हंस पड़ी। फिर गीता जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, अब हमारे साथ न्याय करना। मेरी दीदी के साथ बहुत अन्याय हो चुका है। अब दोनों बहनों का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, सच पर का पर्दाफाश करना। लेकिन चुपचाप, बड़ी चालाकी और समझदारी से। घर लौटने के बाद आशा जी और गीता जी ने कपड़े बदले और फिर गीता जी ने मौका देखकर वह छोटा गुप्त कैमरा निकाला और उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने आशा जी के कैमरे में ठीक उस जगह लगाया जहां से पूरा साफ साफ दिखाई देता है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दूसरे ही दिन एक ऐसा मौका आया जिसका उन्होंने इंतजार था। अब आशा जी और गीता जी अपने कमरे में थी और संजय ऑफिस जा चुका था। तभी सलोनी कि माँ उर्मिला जी का फ़ोन आया। सलोनी रसोई में दूध में कुछ मिला रही थी। उन्हें फ़ोन रिसीव किया और वह पूरी बातचीत रसोई में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सलोनी गुस्से में बोली, माँ, आपने फिर फ़ोन कर दिया? उर्मिला जी थोड़ी नरम स्वर में बोली, बेटा, जो तू कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। सलोनी गुस्से में बोली, माँ, अब आप शुरू मत हो जाना। यही वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती। और हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे अच्छे के लिए है। और रही तुम्हारे लाडले दामाद की बात, तो उनको तो आगे पीछे अपनी माँ ही नज़र आती है। यह बातचीत पूरी तरह रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन सलोनी इस बात से अनजान थी और वही आज आशा जी की आंखें नम हो गई थी। लेकिन इस बार डर नहीं, अब बहुत जल्दी उनके पास सबूत होंगे और अब सच्चाई को छुपा पाना नामुमकिन था। दोस्तों, क्या आप सलोनी का सच संजय के सामने आ जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? घर का माहौल बिल्कुल शांत था। गीता जी संजय के साथ बाजार गई और सलोनी को लगा कि ये सही मौका है जब वह अपनी सास से दो बातें कर सकती है, या यूँ कहिए कि अपना असली रूप फिर से दिखा सकती है। आशा जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जैसे उन्हें कुछ आभास हो कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाज़ा खुला और सलोनी चाय की ट्रे लिए अंदर आई। लो माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। आशा जी ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, उन्हें एहसास हो गया कि यही मौका है उन्हें तुरंत अपनी योजना पर अमल करने का। सलोनी पहले तो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि सास को फिर से दौड़े पड़े हैं, वो अचानक बदल गई। उसने आशा जी को देखा और ज़ोर से हंसते हुए बोली, देखा मेरी दी हुई दवाई का असर अब दिखने लगा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा और राज चलेगा। अभी तक तो वो माँ की माला जपता था, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी बीवी का माला जपेगा। इतना कहकर वह जोर से हंसी और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सलोनी ने अपनी सास को पैरों से जोर का धक्का दिया, जिससे आशा जी पलंग से नीचे गिर पड़ी। चल पागल कहीं की, कहकर वह जोर से दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकल गई, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। कमरे में अब फिर से सन्नाटा छा गया। आशा जी ने कुछ पल बाद धीरे धीरे उठते हुए चारों ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वह छोटा गुप्त कैमरा बंद किया और सावधानी से उसे एक कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास सबूत था, सलोनी की असलियत का, उनकी साजिश का, उसके इरादों का। अब वो दिन दूर नहीं जब उनके सामने इस बहू का
नकाब उतरने वाला था। जैसे ही संजय और गीता जी बाजार से लौटे, दरवाज़ा खोलते ही उन्हें सलोनी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। संजय सलोनी दौड़ हुई और बिलखते हुए उनके गले लग गई। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी माँ ने मेरा गला ही घोट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूँ। संजय एकदम सन्न रह गया। क्या? माँ ने तुम्हारा गला घोटा? उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा, जो अब चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। गीता जी को यकीन नहीं हुआ कि सलोनी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। देखो, सलोनी ने अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, ये लाल निशान देख रहे हो? और क्या सबूत चाहिए तुझे? अब बहुत हो गया संजय। अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ को पागल खाने भिजवाओ, इससे पहले कि वो किसी की जान ले ले। संजय एकदम गुस्से में आ गया। उसने अपनी आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों लिए कहा, तुम होश में तो हो सलोनी? क्या बकवास कर रही हो? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। गीता जी गुस्से में कांपती हुई सलोनी की तरफ बढ़ी और बोली, तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए सलोनी, ऐसी साजिश, ऐसी नीच हरकतें। लेकिन सलोनी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो पलटकर बोली, मौसी जी, आपको नहीं पता है कुछ भी। आप हमारे घरेलू मामलों में दखल मत दीजिए तो बेहतर होगा। तभी आशा जी को जब अब शांत थी, पूरी तरह से आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा सलोनी की गाल पर जड़ दिया। चुप! खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज़ कहा तो बहुत सुन लिया मेरा तेरा ड्रामा। सलोनी सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे तमाचा मारा। उसके चेहरे पर डर और झटका दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं खड़े संजय ने जैसे ही अपनी माँ को इस रूप में देखा, तभी पूरी तरह होश में, सख्त और आत्मविश्वास से भरी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया और कांपती आवाज़ में बोला, माँ आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सलोनी कह रही थी कि आप पागल हो गई हैं। आशा जी ने उसकी ओर देखा, फिर भराई आवाज़ में बोली, सही कहा, इसने पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें। बस इसका बस चलता तो आज मेरी माँ किसी पागल खाने की तेरी माँ एक पागल खाने में होती। लेकिन संजय अब हक्का बक्का था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आशा जी ने संजय की ओर देखा और धीमी और दृढ़ आवाज़ में बोली, संजय, अब वक्त आ गया है, तुझे अपनी बीवी की असलियत जाननी पड़ेगी। लेकिन संजय अब हक्का बक्का था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, आप ये सब क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आशा जी ने संजय की ओर देखा और धीमे मगर दृढ़ आवाज़ में फिर से बोली, सच तो तू अब तक नहीं देख पाया। उन्होंने अपने कैमरे में लगे गुप्त कैमरे से निकाला और मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी से बाहर निकाल कर संजय की हथेली पर रख दिया। वही गीता जी भी तुरंत रसोई की ओर मुड़ी और वहां छिपे दूसरे कैमरे का मेमोरी कार्ड भी निकाल लाई। गीता जी ने कहा, यह दूसरा कार्ड है। रसोई में जो खेल हो रहा था वो उसका रिकॉर्ड है। अब फैसला तू खुद कर। संजय ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड अपने लैपटॉप में लगाया। जैसे ही उसने उसे पहला वीडियो प्ले किया, उसकी नज़रें स्क्रीन टिक गई। वीडियो में वही सीन चल रहा था। सलोनी आशा जी के कमरे में दाखिल हो रही थी। फिर जैसे ही सलोनी कमरे में आई, फिर उनकी घिनौनी बातें और उसका असली चेहरा एक एक कर सामने आने लगा। देखा मेरी दी हुई दवाई का असर, कितना जोरदार असर है। जब अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा राज होगा। तेरा बेटा तो मेरी उंगलियों पर नाचेगा। और फिर सलोनी ने वो शब्द सुनाई जो पूरे घर को हिला कर रख दिया। अभी तक माँ की माला जपता है, अब मेरी जपेगा। चल पागल कहीं की। और उसके बाद कैमरे में साफ दिखा, सलोनी ने अपनी सास को अपने पैरों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। एकदम सन्नाटा छा गया वहाँ तो। संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या देख रहा है और क्या महसूस कर रहा है। सलोनी तिलमिलाते हुए बोली, ये सब झूठ है। ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। ये सब इनकी चाल है। लेकिन जैसे ही संजय ने गुस्से और विश्वास से उनकी ओर
घूर कर देखा। सलोनी की जुबान लड़खड़ा गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो धीमे कदमों से जाकर कमरे में के एक कोने में खड़ी हो गई। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी संजय ने पूरा मेमोरी कार्ड रसोई वाला लैपटॉप में लगाया। वीडियो चला और एक एक सच्चाई सामने आने लगी। सलोनी अपने फ़ोन पर अपनी माँ उर्मिला जी से बात कर रही थी और कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था। सलोनी गुस्से में बोली, माँ आपने फिर फ़ोन कर दिया? घर के कामों में फुर्सत नहीं मिलता, मैं इसीलिए आपसे बात नहीं करती। ऊपर से अब ये मौसी आ गई है, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। फिर वो सभी बातें जो उसने बोली थी अपनी माँ से। और रही तुम्हारे लाडले दामाद की बात, जो उसने तो आगे पीछे अपनी माँ की नज़र आती है। फिर वो हंसी जो किसी की रूह तक कँपा दे। इस घर की रानी मैं बनूंगी, सिर्फ मैं। इतना सुनते ही संजय की रग रग में सुलग उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं, गुस्से और शर्म के थे। उसने सलोनी की ओर देखा और बर्फ जैसे ठंडे मगर बेहद सख्त स्वर में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और फिर एक जोरदार तमाचा सलोनी के गाल पर जड़ा। सलोनी का सिर झटक गया, वो स्तंभ रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहा था। आशा जी ने संजय की ओर मैं देखकर भर्राई गले से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना। इस घर को तुझे बचाने के लिए मुझे और गीता को ये सब करना पड़ा, ताकि सलोनी का असली चेहरा तेरे सामने आ सके। अब ये तू तय कर, तुझे क्या करना है। संजय ने माँ की बात सुनते ही गहरी सांस ली और सख्त आवाज़ में बोला, करना क्या है माँ? अब ये इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। ये सुनते ही सलोनी आशा जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हुआ वो मेरी गलती थी, मगर मुझे इस घर से मत निकालिए प्लीज़। लेकिन तभी संजय ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और कहा, गाड़ी में बैठो। अब सलोनी डर गई थी, बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते संजय ने एक शब्द नहीं बोला। गाड़ी का माहौल एकदम सन्न था, सिर्फ सलोनी की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद संजय ने गाड़ी सीधे सलोनी के मायके के बाहर रोक दी। उतरते ही सलोनी का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो। संजय, हाथ छोड़ो संजय, दर्द हो रहा है, सलोनी रोते हुए बोली। फिर भी वो नहीं रुका। अब ये सब कुछ हो रहा है। संजय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, संभालिए अपनी बेटी को और ख्याल रखिए। अब अगर इसमें मेरे घर में कदम भी रखा तो अच्छा नहीं होगा। तलाक के कागज़ जल्द आपके पास होंगे। इतना कहकर संजय बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गया। सलोनी वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने नाराज़गी से उसकी ओर देखा और कहा, देखा, इसलिए कहती थी ये सब मत कर, पर तुझे तो सिर्फ सास को पागल करने की पड़ी थी। अब रो, अब तो कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।